वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। आज से हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली फॉर JKSSB फाइनेंस अकाउंटिंग असिस्टेंट। और इससे पहले हम मैथ सीरीज़ के जो लेक्चर है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है। हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन इसका कि इकोनॉमिक्स किसके रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्या। इकोनॉमिक्स जो है वो दो टर्म से बना है, ग्रीक टर्म से आइकास एंड नेमियनस। आइकास का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नेमियनस का मतलब होता है मैनेजमेंट। दस इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये एक जनरल सी डेफिनेशन है। आपको फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स जो है किन टर्म्स से किस लैंग्वेज से डिराइव हो गई है, लैटिन से या ग्रीक से। तो इसमें इतना है। ये एक जनरल इकोनॉमिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम स्पेसिफिक डेफिनेशन। स्पेसिफिक डेफिनेशन पे पहले है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन जो है ये दिया है आदम स्मिथ ने, जिसको माना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको और दूसरी लैंग्वेज में हम बोले तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पेपर में इसने पब्लिश जो हुआ था 1776 में, इसने वेल्थ डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। आदम स्मिथ ने कहा था द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री इज टू इंक्रीज द रिच एंड द पावर ऑफ दैट कंट्री। पता है हर पॉलिटिकल इकानमी का ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये मकसद होता है कि वो इंक्रीज़ करे रिचेस को, ताकि कंट्री का पावर बढ़ जाए। ये आदम स्मिथ की डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको कैसे याद रखेंगे, वेल्थ और रिचेस के रिलेटेड जो भी डेफिनेशन होगी वो आदम स्मिथ के साथ हम एसोसिएट करेंगे। ठीक है, इतने याद रखो। पॉलिटिकल रिचेस एंड पावर ऑफ कंट्री, ये वाले डेफिनेशन लास्ट के कीवर्ड याद रखो तो आपकी डेफिनेशन तैयार होगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पूरी अगर याद नहीं रख सकते तो इतना याद रखो। अगर कोई एकेडमिक लेवल पढ़ता है तो उसको पूरा याद रखना है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो लिखना है। लेकिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लास्ट के कीवर्ड्स याद रखो, लेकिन एक बार पूरा डिटेल में देखो। और इसने जो कहा था, बोला था इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इस व्यू को जो सपोर्ट किया था JS मिल एंड विलियम सीनियर ने। वेल्थ ऑफ नेशन जो आदम स्मिथ ने दी थी, इस व्यू को JS मिल और विलियम सीनियर ने भी सपोर्ट किया था। और इस डेफिनेशन को हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी मानते हैं। देखो, आदम स्मिथ ने जो कहा था सिर्फ रिचेस के बारे में बात की थी, यानी कि कैपिटलिज्म के बारे में बात की है। आदम स्मिथ ने कैपिटलिस्ट इकानमी के बारे में बात की। इसने वेलफेयर ऑफ पीपल, जैसे अपलिमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऐसी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं की थी, सिर्फ इसने रिचेस के बारे में बात की है। तो इसका मतलब है कि आदम स्मिथ का इन शॉर्ट कहने का मतलब है जो भी काम होगा मार्केट डिसाइड करेगा। अगर कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है मार्केट में, जैसे किसी कंट्री में रिच होते हैं, हमारे यहाँ पे अगर अंबानीज एंड अडानीज हैं तो वो रिचेस हो रहे तो वो मार्केट डिसाइड कर रहा है। और ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हर एक कम्पिटिटिव लेवल पे आके हर कोई रिच बनने की कोशिश करे और हमारा कंट्री जो है वो पावरफुल बनाए। ये इन शॉर्ट आदम स्मिथ का कहना था। अब देखते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। इसके अपोजिट में बोला था एल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हो गई थी 1890। ये जो बुक है इसकी भी याद रखो और आदम स्मिथ का भी बुक याद रखो। इसने कहा था जो इकोनॉमिक्स से ह्यूमन वेलफेयर रादर देन वेल्थ होना चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि सिर्फ वेल्थ ही जनरेट करना एक कंट्री का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर भी होना चाहिए। वहाँ के ह्यूमन वेलफेयर में बहुत सारा आता है, जैसे कि एजुकेशन लेवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। इसने जो डेफिनेशन कहा था, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with individual well-being. तो इसने यहाँ पे सोशल वेलफेयर, इंडिविजुअल वेलबींग के बारे में बात की है। इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए इतना याद रखो, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के बारे में बोला है, और इंडिविजुअल वेलबींग
बस ये फर्स्ट के कीवर्ड्स और लास्ट के कीवर्ड्स याद रखो, आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। और विच वेल्थ इज़ नॉट एन इन एट स्लिप बट ए मीन इज़ टू एंड, दैट्स ह्यूमन वेलफेयर। बोला वेल्थ एक एंड नहीं होता है बट ए मीन इज़ होता है टू एंड, दैट्स ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर को अचीव करने के लिए वेल्थ का इस्तेमाल होना चाहिए, बल्कि न कि वेल्थ अल्टीमेट गोल होना चाहिए किसी कंट्री का। इस व्यू को सपोर्ट किया है AC पिगो, द मेन सपोर्टर ऑफ दिस व्यू। यहाँ पे MCQs देखने के लिए हमारे पास क्या है, अल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम हो सकता है 1890 और इसकी डेफिनेशन हो सकती है, जो हमने देखा कि कैसे हम कीवर्ड्स थ्रू इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड इंडिविजुअल वेलबींग। पहली जो डेफिनेशन थी वेल्थ डेफिनेशन आदम स्मिथ ने दी थी, इसके अपोजिट उसने सिर्फ वेल्थ के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे इसने ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात की, किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने। अब जो नेक्स्ट व्यू है स्कार्सिटी डेफिनेशन, ये कंप्लीटली जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। इसने क्या है, ये दिया था टर्म लाइनल रॉबिन्स इन 1932 इन हिज बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी। और इसने कहा था नाइदर वेल्थ नॉर वेलफेयर इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। लाइनल रॉबिन्स ने कहा कि ना वेल्थ जनरेट करना है ना लोगों का वेलफेयर करना है, इकोनॉमिक्स का ये काम नहीं होता है। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कॉर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसको याद रखो, यही डेफिनेशन हर जगह मानी जाती है। लाइनल रॉबिन्स ने ये कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो डील कर रही है किसके साथ, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का जो एक रिलेशन होता है बिटवीन एंड्स एंड स्कॉर्स मीन्स, किसी के नीड्स वांट्स और उस वांट को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उसके बीच में वो रिलेशन होता है। ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग का वांट होता है कि ही वांट्स टू ड्रिंक मिल्क, और मिल्क इसको कितना प्रोवाइड होता है, कितनी इसकी स्कार्सिटी है, इन दो के बीच में का जो रिलेशन है वही इकोनॉमिक्स डील करेंगे। तो इसके मेन प्रपोजिशंस क्या क्या निकल के आते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, किसी भी इंसान की इच्छा ख़त्म नहीं होती, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, लेकिन इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं। ये थी स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो पहला था वेल्थ नेशन डेफिनेशन, दूसरा था वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, और तीसरा जो है स्कार्सिटी लाइनल रॉबिन्स ने दिया था। ये आप MCQs में याद रखो और डेफिनेशन के कीवर्ड याद रखो अच्छे से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपने पढ़ा होगा। और इस टर्म को कोइन किया था रग्नार फिश ने, एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट था, और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रही हमारे किसके बारे में, एक इंडिविजुअल का, एक हाउस होल्ड का, एक फॉर्म का, इसका क्या बिहेवियर है और डिमांड सप्लाई कैसे होती है और प्रोड्यूसर बिहेवियर कैसा है। ये छोटी छोटी माइन्यूटली जो इश्यूज़ पे इकोनॉमिक्स के डिटेल में जो बात करती है वो करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल लेवल पे बात करती है, मतलब एज होल एग्रीगेट में, फोकस ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट इकोनॉमी एज होल। तो ये ज़्यादातर एज होल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, GDP ग्रोथ रेट कितना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, इफेक्ट कौन सा क्या हो रहा है इकानमी में, ये डिटेल में बात करिए। जैसे हम इंडियन इकानमी पढ़ रहे हैं ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो ये दो क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स की, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो है वो छोटे लेवल पे बात करिए, जैसे इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, हाउस होल्ड फॉर्म के रिलेटेड, प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या है, डिमांड सप्लाई कैसे होती है मार्केट में, ये सब माइन्यूटली जो है वो करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं नेशनल लेवल की जो इकानमी है वो डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ मेथडोलॉजीज देखते हैं इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी मेथडोलॉजीज यूज़ किया होता है। नंबर फर्स्ट वन इज डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड है पहला वाला, ये जो मेथड है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट एनालिटिकल एंड एप्रियरी मेथड कहते हैं। ये मेथड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एजम्पशंस पे बेस होता है, डेरिवेशन ऑफ इकोनॉमिक जनरलाइजेशन एंड थ्योरीज, ये थ्योरीज पे बेस्ड होता है ये मेथड, तो हम इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं। ये जनरल से पर्टिकुलर की तरफ लिया जाता है, ये जनरल पे लिया जाता है, फिर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ये ट्राई किया जाता है, इसलिए इसको हम डिड्यूस करते हैं जनरल टू पर्टिकुलर। वेयर इज इंडक्टिव मेथड जो है ये प्रैक्टिकल मेथड माना जाता है, इसलिए हम इसको एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं। ये पर्टिकुलर टू जनरल होता है क्योंकि पहले किसी चीज़ में ट्राई किया होता है फिर ये जनरल की तरफ लिया जाता है बाकी चीज़ में, क्योंकि बेस होता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू पॉल एस सैमुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव एंड रिलेटिव कंसेप्ट। ये वाले टर्म डेफिनेशन भी थोड़ा उसको देख लो पॉल एस सैमुअल की, इसमें कोई ज़्यादा आपका एमसीक्यू बनने के चांसेस नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए डायरेक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या है। डायरेक्टिव जो होता है वो थ्योरीज पे एजम्पशन पे बेस्ड होता है, वो जनरल टू पर्टिकुलर होता है, और डायरेक्टिव जो होता है वो होता है एक्सपीरियंसड एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड, और ये होता है पर्टिकुलर टू जनरल। आप देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। पहला है इकानमी। इकानमी किससे कहते हैं? वेयर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज टेक प्लेस। ऐसी कोई डेफिनेशन आपको एग्जामिनर पूछेगा नहीं है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकानमी। इकानमी के कौन कौन से टाइप्स हैं? एक है कंट्रोल्ड इकानमी, सेंट्रली प्लान्ड इकानमी, दूसरा है फ्री इकानमी एंड मार्केट इकानमी। सेंट्रली कंट्रोल्ड इकानमी जो होता है वहाँ पे सारा का सारा जो होता है कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। सारा का सारा जो मार्केट का जो बिजनेस होता है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, एंड डिसीजन आफ्टर लेता है सोशल वेलफेयर अंडर कंसिडरेशन लेके। फॉर एग्जांपल एक डेवलपिंग कंट्री होती, वहाँ पे अगर वो किसी चीज़ पे अगर वो घाटा भी करना पड़े तो लेकिन वो घाटा खाते हैं इसीलिए कि ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर हो, लोगों की अपलिफ्टमेंट हो, लोगों के वेलफेयर के काम करे, वुमेन एम्पावरमेंट काम के लिए। तो वहाँ पे उनका डिफिसिट होता है, बजटरी डिफिसिट वगैरह, तो वो पहले सोशल वेलफेयर के बारे में देखते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट करती है, और सेंट्रली प्लानड होती है। पूरा का पूरा गवर्नमेंट प्लान करता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करता है कैसे क्या करना है, पब्लिक कौन से रिसोर्सेज को कैसे ऑन करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड इकानमी। वेयर इज़ फ्री इकानमी जो होता है, फ्री इकानमी में कोई वेलफेयर वगैरह ये कंसिडर नहीं किया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है मार्केट के भरोसे डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि यूएसए कंट्री है, वहाँ पे जो डॉलर की इवाल्वेशन हो या डिवाल्वेशन होगी वो मार्केट के भरोसे में छोड़ दिया जाता है, और इनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। मतलब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहे प्रॉफिट मैक्सिमम करना होता है, लेकिन जो कंट्रोल्ड इकानमी या सेंट्रली प्लान्ड इकानमी होता है उनका मकसद होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। पहला वाला कंट्रोल करता है गवर्नमेंट और इनका मकसद होता है सोशल वेलफेयर। दूसरी वाली जो है फ्री इकानमी, यहाँ पे जो होता है फ्री होती है, मार्केट डिसाइड करते हैं सब कुछ, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मोटिव होता है। और यहाँ पे जो होता है रिसोर्सेज होते हैं, पहले हमें कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, और यहाँ पे ओन करते हैं पीपल यानी कि रिच। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इकानमी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। ठीक, अब देखते हैं मिक्सड इकानमी। मिक्सड इकानमी में क्या होता है, जैसे कि इंडिया है मिक्सड इकानमी। एन इकानमी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्नड बाई मार्केट फोर्सेज बट रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट। यहाँ पे मार्केट फोर्सेज को भी अलाउ किया जाता है, लेकिन इनको रेगुलेट किया जाता है। कहीं इनका प्राइस इंक्रीज ज़्यादा मत हो रहा है या कुछ और मत हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आरबीआई देखता है मॉनेटरी रेट्स पे कि कहीं पे मार्केट में ज़्यादा ये इन्फ्लेशन ना हो। ये सब जो होता है वो रेगुलेट करते हैं मार्केट, और बाकी जो है ना प्राइवेट पार्टनर्स को भी ये अलाउ करता है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। इकोनॉमिक डिसीजन ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोशल वेलफेयर। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी ख्याल रखा जाता है फॉर प्राइवेट बिजनेसेस एंड सोशल वेलफेयर थ्रू पब्लिक सेक्टर। रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। यहाँ पे जो रिसोर्स होते हैं कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट और पीपल दोनों। लाइक इंडिया, हमारी जो कंट्री है मिक्सड इकानमी है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स डोमिनेट इकानमी, यहाँ पे दोनों डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर किसी को हावी नहीं किया जाता है, यहाँ पे बराबर बराबर चलते हैं। ये हो गया मिक्सड इकानमी, बस इसमें इतना याद रखना है। फिर स्कार्सिटी एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे क्या है। When demand for goods and services exceeds their supply, the phenomenon is known as scarcity। जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, इसको हम बोलेंगे स्कार्सिटी। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ओन एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। जैसे अभी देखा था हमने कैपिटलिस्ट इकानमी क्या होते हैं, और ये ज़्यादातर सपोर्ट किसने किया था, आदम स्मिथ ने, कि कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स ओन करते हैं और प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। और यहाँ पे कहा था ये होना भी चाहे, आदम स्मिथ ने कहा था, इन कैपिटलिज्म द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली सेट प्राइसेस इन मार्केट इन द वे दैट कैन सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। द एसेंशियल फीचर ऑफ द कैपिटलिज्म इज द मोटिव टू मैक्सिमम प्रॉफिट। बस यही देखना है कि वहाँ पे मार्केट के भरोसे में सब छोड़ दिया जाता है,
और चाहे जो भी हो वो मार्केट ही डिसाइड करेगा, और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। कैपिटलिज्म का जो अपोजिट होता है वो सोशलिज्म होता है, ठीक है। हम सोशलिस्ट इकानमी है, ना कि कैपिटलिस्ट इकानमी। आदम स्मिथ, an 18th century philosopher and father of economy, said, "It is not from the benevolence from butcher, the brewer of the baker that we expect our dinner, but their regard to their own interests." यहाँ पे फिर से आदम स्मिथ यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकानमी की तरफ सक्सेस दे रहा है। तो आपको इतना याद रखना है, इसमें ये है इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखना इकोनॉमिक्स डेरिवेशन कैसे हो गई, किन टर्म से हो गई है, कैपिटलिस्ट इकानमी क्या है। अच्छा, वैलिड डेफिनेशन किसने दी है, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, सिकासिटी डेफिनेशन किसने दी है, किसने क्या लिखा है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और ज़्यादा MCQ नहीं बन सकता है। अब किसी ने आपको 2-3 चैप्टर को मिला के इसी में पढ़ा दिया होगा तो फिर मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही पढ़ना है आपको। आगे डिटेल में हम देखेंगे बाकी लेक्चर्स को। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।